नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, जो कि हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की 7वें नंबर की क्लास है। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो मित्रों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं तो जो आपकी एक समावेशी कक्षा जो होती है, यानी कि इसमें हर वर्ग का बच्चा रहता है, चाहे वह पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो। इसमें कि जो कि समावेशी शिक्षा में प्रावधान किया गया है कि सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक साथ शिक्षा दी जाए, जो कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसका पहला ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दूसरा ऑप्शन है केवल सहकर्मी शिक्षण। इसका तीसरा ऑप्शन जो है केवल सहकारी शिक्षण। और चौथा ऑप्शन जो है वह है केवल सहयोगात्मक शिक्षण। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसका उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मनोदशाओं, स्वभाव, प्रेरणाओं और अन्य लोगों की इच्छाओं पर उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता वाले व्यक्ति में अच्छा खालिस्तान स्वभाव होता है। यानी कि वह व्यक्ति जो मनोदशाओं, स्वभाव और किसी की प्रेरणाओं तथा अन्य लोगों की इच्छाओं पर, यानी कि किसी अन्य व्यक्तियों की जो इच्छाएँ होती हैं तो उन पर अच्छी तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते, तो वह किस प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति होगा। तो देखते हैं मित्रों, इसका पहला ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है प्रकृतिवादी और चौथा है स्थानिक। दोस्तों, जो स्थानिक जो होता है वह लगभग रचनात्मक कार्य करने में निपुण रहता है, और जो प्रकृतिवादी जो होता है वह हमारा यानी कि जिसे प्रकृति से प्रेम हो। और जो अंतर्वैयक्तिक जो होता है, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में अंतर कर सके। और जो अंतर्वैयक्तिक जो होता है वह होता है यानी कि अपने आप में, यानी कि अपनी इच्छाओं को, यानी कि हमारे मन में जो इच्छाएं पर होती हैं उनके बारे में अच्छे से जान सके। यानी कि इसमें जो बताया गया है इस प्रश्न में, यानी कि दूसरों की मनोदशाओं का वर्णन करना है, किसी की स्वभाव को समझना है, यानी कि अन्य व्यक्ति को, यानी कि जो अंतर्वैयक्तिक वाला जो ऑप्शन जो है हमारा दूसरे नंबर का, वह इसका सही आंसर होगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक बच्चा किस प्रकार का शिक्षार्थी है जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर और परीक्षा से पहले ऊंचे स्वर में पढ़कर बेहतर सीखता है। यानी कि एक बच्चा जो है, यानी कि एक बालक जो एक शिक्षार्थी है जो कक्षा के दौरान नोट्स लेकर पढ़ता है और परीक्षा से पहले, यानी कि जब उसकी परीक्षा होती है तो उससे पहले वह ऊंचे स्वर में पढ़कर बेहतर तरीके से सीखता है। तो वह किस प्रकार का शिक्षार्थी, यानी कि उसमें किस प्रकार की शिक्षा का गुण है। तो जो पहला ऑप्शन जो है वह है पठन लेखन शिक्षार्थी, सीखने वाला, दृश्य शिक्षार्थी, संज्ञानात्मक शिक्षार्थी, वर्णनात्मक शिक्षार्थी। तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि एक बालक एक पठन करके, यानी कि बोल बोल के पढ़ रहा है, और लेखन यानी कि एक किसी नोट से पढ़ रहा है, यानी या फिर किसी किताब से या बुक से पढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों में कोई नियम या संरचना ना देने से किस प्रकार की अभाविक शैली की विशेषता बताई जाती है। यानी कि बच्चों में कोई नियम या संरचना ना देने से, यानी कि बच्चों में कोई नियम भी नहीं देंगे, कोई संरचना भी ना देंगे, तो इसमें किस प्रकार की अभिभावक शैली की विशेषता बताई जाती है। क्या वह उलझा हुआ है, क्या वह अनुमोदक है, क्या वह आधिकारिक है, क्या वह अधिकारवादी है। तो मित्रों, जो हमारा चौथा प्रश्न जो है उसका उत्तर जो सही होगा वह होगा अनुमोदक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा
किसी व्यक्ति का नाम पता हो लेकिन तत्काल याद नहीं आने पर किस घटना का अनुभव होता है। यानी कि अगर हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का नाम पता है लेकिन हमें जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है या उसके बारे में कोई जिक्र करता है तो हमें उसका नाम याद नहीं आता है। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है वह है टिप ऑफ द टोंग की घटना। दूसरा ऑप्शन है मान्यता त्रुटि। तीसरा ऑप्शन है भूलना। चौथा ऑप्शन है पुनर्प्राप्ति संकेत। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा टिप ऑफ द टोंग की घटना। यानी कि जब व्यक्ति में एक भूलने की घटना होने लगती है, यानी कि एक व्यक्ति जब किसी के बारे में भूलने लगता है, किसी का नाम भूलने लगता है, यानी कि भूलता तो नहीं है लेकिन तत्काल उसे याद नहीं आता है, तो इस प्रकार की घटना जो होती है वह कहलाती है टिप ऑफ द टोंग की घटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा सिद्धांत इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। यानी कि वह कौन सा सिद्धांत है जो इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि नई जानकारी का किस हद तक मानसिक रूप से विश्लेषण किया जाता है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत या संबंध परक विश्लेषणात्मक सिद्धांत या प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर या गहरे स्तर का प्रक्रियाकरण सिद्धांत। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा प्रक्रियाकरण सिद्धांत के स्तर। यानी कि हम कहें कि जो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा वह इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि आवेगकता इम्पल्सिविटी, यानी कि आवेगकता और इम्पल्सिविटी निम्नलिखित किस विकार की एक विशेषता है। यानी कि जो इम्पल्सिविटी जो होती है वह एक कौन से विकार की विशेषता है। क्या वह एक प्रकार का भोज्य विकार है, क्या वह ध्यान अभाव सक्रियता का विकार है, क्या वह अधिगम विकार है, क्या वह पश्च अभिघातजन्य विकार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। यानी कि जो इम्पल्सिविटी जो होती है इसमें ध्यान केंद्रित होने का अभाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ध्यान अभाव सक्रियता इसमें हावी हो जाती है। यानी कि व्यक्ति किसी भी चीज़ पर अपना आकर्षण या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, जो इम्पल्सिविटी विकार जो होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम सिद्धांतकार नहीं है। यानी कि जो अधिगम के जितने भी सिद्धांतकार हैं, यानी कि जितने भी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अधिगम के बारे में बताया है, उनमें से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांतकार नहीं है। चलिए देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इन्होंने तो अधिगम के बारे में बताया है। B.F. स्किनर इन्होंने भी बताया है। इवान बी पावलाव इन्होंने भी बताया है। लेकिन मित्रों जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है एरिक्सन, इन्होंने अधिगम के बारे में कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है। तो हम कह सकते हैं इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्क खाली स्थान तकनीकों का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। मित्रों इस प्रश्न को हम एक बार और देखते हैं अच्छे से क्या है इसमें कि वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी कि वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार वयस्क खाली स्थान तकनीकों का उपयोग करके, यानी कि वह जो वयस्क लोग जो होते हैं वह किस तकनीक का उपयोग करके नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके, यानी कि एक नए ज्ञान के साथ अपना जो पुराना ज्ञान है उसका निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। यानी किस प्रकार एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं हम। क्या वह स्काफोल्डिंग है, क्या वह मनोवैज्ञानिक तकनीक है, क्या वह समीपस्थ विकास तकनीक है, क्या वह इथोलॉजिकल तकनीक है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो स्काफोल्डिंग तकनीक जो होती है इसके द्वारा, यानी कि स्काफोल्डिंग तकनीक का उपयोग करके
नए ज्ञान के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करके एक बच्चे को सीखने में मदद कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि जेरोम बुनर के अनुसार, यानी कि जेरोम बुनर जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार खाली स्थान प्रतिनिधित्व में इनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जाता है। क्या वह ऐतिहासिक होती है, क्या वह अलंकारिक होती है, क्या वह इनएक्टिव होती है, क्या वह प्रतीकात्मक होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो जेरोम बुनर जो हैं उनके अनुसार अलंकारिक प्रतिनिधित्व में इनकोडिंग एक्शन आधारित जानकारी शामिल होती है और इसे हमारी स्मृति में संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि जॉन डेवी के अनुसार, यानी कि जॉन डेवी जो हैं जो मनोवैज्ञानिक, इनके अनुसार शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक खाली स्थान की भूमिका निभाता है। यानी कि जो जॉन डेवी जो हैं उनके अनुसार अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक किस प्रकार की भूमिका निभाता है। क्या वह मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, क्या वह सूत्रधार की भूमिका निभाता है, क्या वह साथी की भूमिका निभाता है, क्या वह दर्शन शास्त्री की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है। शून्य अस्वीकृति का सिद्धांत का अर्थ है। तो मित्रों इसके ऑप्शन देखते हैं। किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला ऑप्शन है किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी दिव्यांग बच्चे को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये नहीं दिया जाएगा मित्रों, ये तो ऑप्शन गलत ही होगा क्योंकि ऐसा सिद्धांत तो कोई है ही नहीं। अगला सिद्धांत है किसी भी दिव्यांग बच्चे को नियमित विद्यालय संरचना में नहीं दिया जाएगा। यह भी गलत है, ऐसा भी नहीं हो सकता। चलिए एक बार फिर से ऊपर के दोनों ऑप्शन देखते हैं। किसी भी दिव्यांग बच्चे को शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों ऑप्शनों में कन्फ्यूजन है, लेकिन जो सबसे मजबूत उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि किसी भी दिव्यांग बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों किसी भी दिव्यांग बच्चे को हम शिक्षा के अवसर दे देते हैं और अगर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो वह शिक्षा से वंचित हो ही जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 2 है वह इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षणों को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बड़े 5 व्यक्तित्व लक्षण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्या उन्हें ब्रूक स्केल के नाम से जाना जाता है, क्या उन्हें रिवर स्केल के नाम से जाना जाता है, क्या उन्हें ओशियन स्केल के नाम से जाना जाता है, क्या उन्हें कनोइंग स्केल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, इसे ओशियन स्केल के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, यानी कि वह प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिसने आनुवांशिक ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, यानी कि आनुवांशिकी ज्ञान पद्धति शास्त्र के अध्ययन की स्थापना की, जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है, यानी कि जो इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि किस प्रकार व्यक्ति जीवन पर्यंत जन्म से संज्ञानात्मक रूप से विकसित होते हैं, वह है। क्या वह अर्नोल्ड गैसेल है, क्या वह B.F. स्किनर है, क्या वह हॉवर्ड गार्डनर हैं, क्या वह जीन प्याजे हैं।
तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा जीन पियाजे, क्योंकि जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में जिन्होंने बताया है वह है जीन पियाजे जी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, शरीर में कोशिकाएं जो मस्तिष्क से और उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं निम्न होती हैं। यानी कि शरीर की वह कोशिकाएं जो मस्तिष्क से उसके लिए जानकारी का संचालन करती हैं, यानी कि मस्तिष्क के द्वारा विभिन्न भागों में जानकारियों का संचालन करती हैं, निम्न होती हैं। प्रजनन कोशिकाएं मित्रों यह तो होंगी नहीं, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा तंत्रिका कोशिकाएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण करना है। यानी कि अगर हम किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण को ग्रहण कर रहे हैं, यानी कि किसी भी राजनेता हो या कोई देशभक्त हो, अगर हम उसके किरदार को निभा रहे हैं, यानी कि एक एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? क्या उसे भूमिका दबाव कहेंगे? मित्रों यह भी नहीं कहेंगे। क्या उसे भूमिका निर्माण कहेंगे, यानी कि रोल मैपिंग तो मित्रों कह सकते हैं, या उसे भूमिका दूरी यह भी नहीं कहेंगे। क्या उसे भूमिका लेना? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा भूमिका लेना, क्योंकि हम किसी अन्य व्यक्ति यानी कि जो हमारा यानी कि जिस व्यक्ति का हम किरदार निभा रहे हैं तो उसकी हम भूमिका ले रहे हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस संवेदन को विकसित होने में अधिकतम समय लगता है? यानी कि वह कौन सा संवेदन है जिसे विकसित होने में सर्वाधिक समय लगता है? तो मित्रों ऑप्शन नंबर 1 है हमारा सूंघना, ऑप्शन नंबर 2 है श्रव्यता, ऑप्शन नंबर 3 है स्वाद और ऑप्शन नंबर 4 है दृष्टि। तो मित्रों जो दृष्टि नामक संवेदन जो होता है उसे विकसित होने में सर्वाधिक समय लगता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा दृष्टि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कौहल वर्ग के अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण है? यानी कि जो कौहल वर्ग जो हैं उनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसके अनुसार उत्तर लोक संगत नैतिकता में तर्क का अंतिम चरण कौन सा है? यानी कि तर्क करने का जो अंतिम चरण होता है वह कौन सा है? तो मित्रों देखते हैं इसके ऑप्शन नंबर 1 है सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, ऑप्शन नंबर 2 है समझौते की नैतिकता, ऑप्शन नंबर 3 है दंड और आज्ञा की ओर अनुकूलन। मित्रों यह तो हो नहीं सकता, किसी भी सिद्धांत का अंतिम चरण ऐसा तो होगा नहीं। सामाजिक सहानुभूति और विवेक यह भी नहीं होगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सार्वलौकिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, जो कि नैतिकता में सबसे अंत का अंतिम चरण बताया गया है। तो मित्रों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खाली स्थान बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रेड त्वरण की सिफारिश की जाती है। यानी कि वह कौन से बच्चे होते हैं इन्हें ग्रेड त्वरण की जिनके लिए सिफारिश की जाती है? क्या वह साधारण बच्चे होते हैं? क्या वह वंचित बच्चे होते हैं? क्या वह प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं? क्या वह पिछड़े बच्चे होते हैं? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा प्रतिभाशाली बच्चे। यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रेड त्वरण की सिफारिश की जाती है, ताकि वह आगे चलकर बहुत अच्छे से विभिन्न प्रकार के कार्य करने में कुशल हो सकें। तो इनके लिए जो कि ग्रेड की सिफारिश की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्राइड के अनुसार हिस्टीरिया शब्द का अर्थ है, यानी कि जो सिगमंड फ्राइड जो हैं उनके द्वारा जो शब्द दिया गया है एक हिस्टीरिया, इस शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कि जानवरों का एक फोबिया, लोगों का एक फोबिया, या मानसिक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया, या भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। तो मित्रों हिस्टीरिया शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है भावनात्मक आघात के लिए शारीरिक प्रतिक्रिया। तो इसका सही
उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यवहारवाद इनके द्वारा स्थापित किया गया है, यानी कि जो व्यवहारवाद के जनक हैं, यानी कि जो व्यवहारवाद का जनक माना गया है वह कौन है, यानी कि व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है। क्या वह टोलमन है, क्या वह जॉन बी वॉटसन है, क्या वह B.F. स्किनर हैं, क्या वह थॉर्नडाइक हैं। तो मित्रों व्यवहारवाद के जनक जो हैं वह हैं जॉन व्यूरस वॉटसन, यानी कि J.P. वॉटसन। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या निर्देश के विचार पद्धति की एक विशेषता नहीं है, यानी कि जो निर्देश की जो विचार पद्धति की विशेषता इनमें निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो देखते हैं, शिक्षार्थी को सविसर्ग विमर्श चिंतन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो मित्रों यह भी एक विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें प्रतिस्पर्धी सहयोग शामिल है। तो मित्रों यह भी एक विशेषता है। यह निर्देश एक मौलिक और लिखित पद्धति है। तो मित्रों इसका वैसे यही उत्तर होना चाहिए, लेकिन हम अगला वाला भी देखते हैं। यह एक सामूहिक केंद्रित प्रतिक्रिया है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो यह निर्देश की एक मौखिक और लिखित पद्धति है, यानी कि इसमें जो विशेषता नहीं है वह पूछी गई है। तो यह किसी भी निर्देश यानी विचार विमर्श करने की जो पद्धति होती है वह लिखित और मौखिक दोनों प्रकार की नहीं हो सकती। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी की नाक का आकार इसके द्वारा निर्धारित होता है, यानी कि एक व्यक्ति यानी कि पिता और पुत्र में, यानी कि जो पुत्र की नाक है तो वह किसको संदर्भित करेगी, यानी कि जो पुत्र की नाक है यानी कि पिता की नाक पर गई है तो वह आनुवांशिकता को निर्देशित करेगी, यानी कि आनुवांशिकता द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है कि इसमें जो आनुवांशिक गुण हैं वह उपलब्ध हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसका पहला ऑप्शन है, बच्चा क्या अधिगम कर रहा है इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या उसके प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या नौकरी प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए, या अंक या ग्रेडों पर ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों जो अधिगम पर ध्यान केंद्रित किया जाता है वह इस पर किया जाता है कि बच्चा क्या अधिगम कर रहा है, यानी कि बच्चा एक क्या सीख रहा है, तो इस पर विशेष बल दिया जाता है, ना कि प्रदर्शन पर, ना नौकरी प्राप्त करने पर, ना ही अंकों और ग्रेड पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार, यानी कि जो जीन पियाजे जी हैं, यानी कि जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उनके अनुसार खाली स्थान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क एवं तर्क कौशल विकसित होता है, यानी कि अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होता है। वह कौन सी अवस्था है, यानी कि जीन पियाजे जी ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि पहली है संवेदीगामक अवस्था, जो कि 0 से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी अवस्था जो है वह है अमूर्त यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। और तीसरी जो है वह है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि लेकर 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। जो अंतिम जो है वह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि एक बच्चा जब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि जो 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु जो है उसके दौरान ही एक बालक अमूर्त रूप से तर्क और तर्क संगत कौशल विकसित कर लेता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
लेकिन मित्रों जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वह 7 से लेकर 11 वर्ष नहीं है। इसका सही समय है वह है 11 से लेकर 15 वर्ष। यानी कि जो हमारी जो अंतिम अवस्था जो होती है वह होती है जिसमें कि बालक यानी कि विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित कर लेता है। यानी कि जो अंतिम अवस्था जो है जीन पियाजे जी की उसके अनुसार, यानी कि जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो मित्रों चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह विधि जो उन तथ्यों पर आधारित होती है कि छात्र सामूहिक गतिविधि और सहयोग सीखते हैं। यानी कि वह विधि जो उन तथ्यों पर आधारित होती है कि छात्र सामूहिक गतिविधि और सहयोग सीखते हैं। क्या वह समस्या समाधान है, क्या वह परियोजना विधि है, क्या वह प्रदर्शन विधि है, क्या वह विचार विमर्श विधि है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा परियोजना विधि। यानी कि जो परियोजना विधि जो दी गई है, जो कि जॉन डीवी के द्वारा जॉन डीवी के द्वारा ही दी गई है, जो कि परियोजना विधि के जन्मदाता हैं। यानी कि परियोजना विधि कहें, योजना विधि कहें, उनके जन्मदाता हैं। उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समावेशी शिक्षण के लिए आवश्यक है कि विद्यालय खाली स्थान के नकारात्मक रूप के प्रभाव से मुक्त हों। यानी कि समावेशी शिक्षण के दौरान विद्यालय में इस प्रकार की सर्वाधिक आवश्यकता है जिससे नकारात्मक वातावरण ना फैले। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है असंतुलन, अवकलन, विविधता या पक्षपात। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पक्षपात, क्योंकि समावेशी शिक्षा में पक्षपात वर्जित है। यानी कि इसमें पक्षपात नहीं किया जा सकता। इसमें विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है, जो कि समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा, भोजन का एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, इसकी वजह है। यानी कि मित्रों जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत जो दिया गया है वह दिया गया था इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा। तो इन्होंने जो भोजन एक व्यावसायिक विज्ञापन हमारे मुंह में लार का उत्पादन करता है, यानी भोजन के द्वारा जो लार आती है उसकी वजह क्या है। क्या वह ऑपरेट कंडीशनिंग है, क्या वह प्रतीक अधिगम है, क्या वह क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्या वह गुप्त अधिगम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत जो है वह इवान पी पावलोव द्वारा दिया गया है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान नेत्रहीन लोगों को उंगली की सिरे फिंगर टिप की और विशेष साधन के उपयोग द्वारा पढ़ने और लिखने में सहायता करता है। यानी कि जो नेत्रहीन बच्चे जो होते हैं, यानी कि जो उंगलियों के द्वारा टच करके पढ़ते हैं, वह कौन सी प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसमें जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह है ब्रेल लिपि। यानी कि ब्रेल लिपि में जो एक कागज़ पर बिंदु जो उभरे हुए होते हैं उनको एक जो नेत्रहीन बालक जो होता है, यानी कि दृष्टिबाधित जो बालक होता है, वह उंगलियों से उस कागज़ पर अपनी उंगली रख कर, यानी उंगलियों से स्पर्श करके एक पुस्तक को पढ़ता है। तो वह है ब्रेल लिपि। तो मित्रों आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था, और मित्रों आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और मित्रों यह प्रश्न आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आगे भी हम इसी तरह अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। और मित्रों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।